हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 2 का पहला लेक्चर, जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर ले जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। संविधान के बारे में एक बेसिक समझ बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। संविधान क्या होता है, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट समझेंगे संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संविधान का वर्गीकरण। उसके बाद जो वर्गीकरण है, एकात्मक संविधान या संघात्मक संविधान, ये सारी चीज़ें, लिखित अलिखित संविधान किसे कहते हैं, बेसिक डिफरेंट क्या होता है इसमें, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अपना लेक्चर से स्टार्ट करते हैं संविधान से। संविधान से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मली जैसे हम लोग समझते हैं कि संविधान कोई एक किताब है जिसमें सारे नियम कानून लिख के रखे गए हैं। सेम उसी तरह समझना है जैसे कि किसी परिवार को चलाने के लिए या किसी कंपनी को चलाने के लिए हम लोग कोई नियम बनाते हैं या कानून बनाते हैं। जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आप 9 बजे ऑफिस तक आपका अगर टाइम है तो एक नियम बनाया गया कि 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 4 बजे वापस आएंगे या 5 बजे वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह संविधान भी है। संविधान देश को चलाने के लिए होता है, किसी कंपनी को नहीं चलाया जाता है इसके अंतर्गत। तो उसी हिसाब से देश को चलाने के कुछ नियम, कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो वही जो उनका जो संग्रह किया जाता है वही संविधान कहलाता है। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि संविधान नीतियों, नियमों, कानूनों एवं परंपराओं आदि का आधारभूत संग्रह, जिसके द्वारा किसी देश पे शासन किया जाता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान नीतियों, नियमों, कानूनों एवं परंपराओं आदि का आधारभूत संग्रह, जिसके द्वारा किसी देश पर शासन किया जाता है। ये नॉर्मल संविधान की परिभाषा हो गई। तो इसके अंतर्गत फिर आता है हमारा शासन किसे कहते हैं, इसके बाद एक समझ होनी चाहिए। तो शासन के लिए हम लोग कह सकते हैं शासन सरकार द्वारा जो अन्योन्य क्रियाएं की जाती हैं वह शासन कहलाती हैं। सरकार द्वारा जो अन्योन्य क्रियाएं की जाती हैं, शासन कहलाती है। ये शासन की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। अब आता है जैसे भारतीय संविधान यानी संविधान और राज्य व्यवस्था। इसका मतलब एवं राज्य व्यवस्था, तो इसका मतलब राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है कोई, तो हमें राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है सिलेबस के अंतर्गत। तो एक बेसिक समझ ये भी होनी चाहिए कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था के लिए हम लोग कह सकते हैं
राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था की अगर परिभाषित किया जाए तो राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने में बोल सकते हैं हम लोग कि संविधान को लागू करने के लिए, संविधान को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब व्यवहारिक रूप से लागू करने में जैसे एग्जाम्पल हम पहले परिभाषा लिख देते हैं। संविधान को व्यवहारिक रूप से लागू करना राज्य व्यवस्था है। उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, जैसे संविधान में, अपने संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अपराध है, ये तो संविधान में लिख दिया गया। लेकिन अस्पृश्यता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। दंड क्या होगा, दंड की विधि क्या होगी, वो सारी चीजें कोई व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। उसके लिए सरकार या विधि आयोग कोई व्यवस्था बनाएगा, तो वही जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। अब जैसे अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, तो 1955 में एक कानून बनाया गया। उसके बाद 1976 में उस कानून को चेंज करके उसका नाम रखा गया नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। 1955 में जो बना वो था अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अधिनियम 1955 नागरिक अधिनियम 1976, बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया 1976 में। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और दे सकते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी एक संस्था है। इसके लिए भी नियम कानून बना के इसकी स्थापना की गई है। ये भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति आयोग, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका हम लोग। अब इसी पे आता है
अब यही भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राज्य व्यवस्था में ही अंतर्गत आता है संस्थाएं। तो संस्थाएं, ये संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं 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 कितने प्रकार की होती हैं? भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में क्या है, संस्थाओं के विषय में बोला गया। तो इसके अनुसार संस्थाएं जो हैं, संविधिक, गैर संविधिक और असंविधिक, ये 3 तरह की संस्थाएं पाई जाती हैं हमारे यहाँ। संविधिक, जिनका वर्णन संविधान में है। गैर संविधिक, ऐसी संस्थाएं जो जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, लेकिन वो संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं। असंवैधानिक, विरोध में, संविधिक संस्था जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधिक संस्था। गैर संविधिक संस्था, ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, लेकिन वो संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं। असंवैधानिक, जो संस्थाएं संविधान का विरोध करती हैं। अब उदाहरण अगर देखा जाए तो संविधिक संस्था पहले ही बता चुका हूँ, जैसे चुनाव आयोग का वर्णन संविधान में किया गया है, तो चुनाव आयोग क्या हुआ? संविधिक संस्था हुई। वित्त आयोग संविधिक संस्था हुई। जीएसटी परिषद संविधिक। संघ लोक सेवा आयोग संविधिक के उदाहरण हो सकते हैं। गैर संविधिक संस्था, गैर संविधिक संस्था में 2 टाइप्स होते हैं। ये 2 टाइप, एक तो राष्ट्रपति या मंत्री परिषद के द्वारा गठित। दूसरा अधिनियम के तहत स्थापित। गैर संविधिक संस्थाएं 2 टाइप, एक का गठन तो राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के अनुसार किया जाता है, जैसे नीति आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह से हुआ, तो वो क्या हो गया? संविधिक संस्था। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, अधिनियम के तहत जैसे महिला आयोग, मानव कल्याण हो गया, मानव कल्याण आयोग, महिला आयोग, और 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। असंवैधानिक संस्था में क्या होता है? जो संस्थाएं संविधान का विरोध
करती हों। संविधान का विरोध कर रही हैं जैसे आतंकवादी संस्थाएं, आतंकवादी संस्थाओं में आईएसआई ले लीजिए, उल्फा ले लीजिए, नक्सली ले लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, असंवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये हमारी संस्थाएं हो गई। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या है? तो संविधान के महत्व को समझने के लिए जैसे फर्स्ट क्या हो सकता है, संविधान, किसी कोई भी देश हो तो वो अपने संविधान के अनुसार ही चलाया जाता है, यानी वो संविधान वहाँ के सर्वोच्च विधि होती है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। फर्स्ट ये महत्व हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, संविधान संविधान अपने देश द्वारा अधिनियमित होता है, ये हो सकता है। तीसरा, संविधान से राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति का पता चलता है। अब राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है? नंबर एक, एकात्मक या संघात्मक। संविधान की राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति एकात्मक है या संघात्मक है, ये किससे पता चलता है? ये हमें राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति से ही पता चलेगा, संविधान से ही पता चलता है। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, संविधान सरकार का स्वरूप बताती है, जैसे लोकतंत्रात्मक या राज्य आत्मक, ये संविधान से ही पता चलता है। और लोकतंत्रात्मक संविधान किसे कहते हैं? लोकतंत्रात्मक संविधान जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। राजतंत्रात्मक जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुक्रम हो वो राजतंत्रात्मक संविधान हुआ। ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान का वर्गीकरण। एक चीज इसमें और कर सकते हैं हम लोग, 5वां एग्जाम्पल, संविधान
सरकार के अंगों की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किसके पास कितनी शक्ति होगी, ये सारी चीज़ें संविधान में ही स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है। तो पांचवा महत्व ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? तो संविधान का वर्गीकरण, संविधान कितने प्रकार के होते हैं तो ये हम देख सकते हैं। इसका आधार, जैसे फर्स्ट आधार क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो संविधान या तो निर्मित किया जा सकता है, मतलब लिखा जाए, बनाया जाए, या अपने आप विकसित हो धीरे धीरे। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के संविधान हुए हमारे? 2 टाइप। फर्स्ट निर्मित, सेकंड विकसित। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ हमारा। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल होगा शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर या तो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो चुन के आएंगे, या वंशानुक्रम होंगे। चुन के आते हैं तो लोकतंत्रात्मक, नहीं तो वंशानुक्रम है तो राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक यही 2 हो सकता है। तीसरा आधार हम लोग ले सकते हैं संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर देखते हैं तो संविधान 2 टाइप से हो गया। इसमें भी संकलन किया गया तो लिखित, कम संकलन है तो अलिखित। अलिखित ये तीसरा आधार हो गया हमारा। चौथा संशोधन की प्रकृति के आधार पर। संशोधन के प्रवृत्ति के आधार पर अगर देखें तो जिस संविधान में संशोधन करना हार्ड होता है उसे कठिन संशोधन बोलते हैं। जहां पे इजी होता है संविधान संशोधन उसे लचीलापन का बोलते हैं। तो जहां पे संविधान संशोधन कठोर हो, जैसे अमेरिका का ले लीजिए, वहां पे संविधान संशोधन बहुत हार्ड है, तो संविधान कैसा माना जाता है? कठोर संविधान। ब्रिटेन का ले लीजिए, वहां संविधान संशोधन इजी है, तो उसको क्या बोलते हैं? लचीला संविधान। तो संविधान संशोधन के आधार पर कठोर और 2
लचीला। अब पांचवा अगर देखा जाए तो संघ के आधार पर। संघ के आधार पर संघ दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक या तो संघात्मक होगा, राज्य होंगे, राज्य से मिलके राष्ट्र का निर्माण होगा। दूसरा खाली राष्ट्र होगा, उसके अंतर्गत कोई भी स्टेट नहीं हो तो पूरे राष्ट्र में अकेली एक सरकार शासन करती है, तो उसे एकात्मक बोलते हैं। यानी एकात्मक, दूसरा संघात्मक। ये हमारे संविधान के वर्गीकरण के 5 आधार हैं। अब इसमें देखा जाए आगे, अब अगली लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि राजतंत्रात्मक में, लोकतंत्र में क्या डिफरेंट है, लिखित और अलिखित संविधान में क्या डिफरेंट है, कठोर लचीले संविधान में क्या अंतर है, और एकात्मक या संघात्मक में क्या डिफरेंट है। संघ के आधार ये 5 वर्गीकरण हो गए। अब इसमें भारत का संविधान किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो भारत का संविधान सबको मालूम है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया, यानी निर्मित किया गया। तो फर्स्ट में अगर देखें उत्पत्ति के आधार पर, भारत का संविधान निर्मित संविधान है। शासन प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है चुन के आता है, यानी लोकतंत्रात्मक। संकलन के आधार पर तो सबको मालूम है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो लिखित है। अब यहाँ पे संशोधन की प्रवृत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तीसरा प्रकार बन के आता है, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनको साधारण संशोधन करके बदला जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन करना काफ़ी हार्ड पड़ जाता है। देश का 1/3 बहुमत प्लस स्टेट के बहुमत सारे मिलके उसमें चाहिए होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? भारत का संविधान लचीला अधिक दोनों पाया जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कठोर भी है और लचीला भी है। तो ये तीसरा प्रकार बन के आएगा। संघ के आधार पर तो आपको मालूम ही है भारत में कई स्टेट्स हैं जो उनको मिला के एक राष्ट्र बनता है, तो भारत का संविधान कैसा हो गया? संघात्मक। तो ये संविधान का वर्गीकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखित अलिखित संविधान में अंतर क्या है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, पहली चीज तो हमें ये समझना है किसी भी देश का संविधान हो लिखा जरूर जाता है, चाहे थोड़ा ही लिखा जाए, लेकिन कुछ अंश उसका लिखा होता है। यानी इसका मतलब ये कि लिखित और अलिखित संविधान में खाली मात्रा का डिफरेंट होता है। जिस देश के संविधान में लिखित मात्रा अधिक है उसको लिखित संविधान बोल देते हैं, जिस देश के संविधान में लिखित की मात्रा कम है उसे अलिखित संविधान बोल देते हैं। यानी मात्रात्मक
मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। फर्स्ट डिफरेंट कह सकते हैं हम, लिखित अंश अधिक और अलिखित कम। इसमें सेम अपोजिट, अलिखित अधिक और लिखित कम। अब लिखा गया है ये संविधान, यानी संविधान निर्मित हुआ, लिखित संविधान। नंबर 2, या निर्मित होता है। और अलिखित संविधान, अलिखित संविधान में धीरे धीरे विकास होता है, परंपराएं आदि चीजें होती हैं, तो इसका धीरे धीरे विकास होता है, यानी विकसित संविधान होता है या विकसित होता है, या विकसित होता है। लिखित संविधान अगर निर्मित किया गया है तो इसका मतलब इसको निर्मित करने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई, कोई संस्था स्थापित की गई होगी। तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं। तीसरा, निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए एक संस्था स्थापित की जाती है। इसके निर्माण के लिए एक संस्था स्थापित की जाती है और ये विकसित हुआ है अलिखित संविधान। अगर ये विकसित हुआ तो यहाँ पे संस्था जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह विकसित हुआ है। अब निर्मित है, इसकी संस्था है, तो यानी इसके निर्माण की तिथि होगी, इस संविधान को लागू करने की एक डेट पाई जाएगी। लागू होने या अधिनियमित करने की तारीख होती है। यह विकसित हुआ अलिखित, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। या विकसित अलिखित संविधान विकसित हुआ तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। पांचवा हम लोग कह सकते हैं, लिखित संविधान अगर बनाया गया है तो श्योर है कि बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने उसको बनाया, उसमें जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, उनकी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया होगा लिखित में। यानी यहां पर सरकार के अंगों, सरकार के अंग कौन कौन से हैं?
विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा पाया जाता है। और अलिखित संविधान में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक शासन अधिकतर होता है, तो इस संविधान में विधायिका सर्वोच्च होती है। विधायिका सर्वोच्च होती है। अगर विधायिका सर्वोच्च है तो इसी के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती हैं। तो ये हमारा लिखित और अलिखित संविधान में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा एकात्मक संविधान क्या होता है, संघात्मक संविधान किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो प्लीज, अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और कंटिन्यू क्लासें चाहते हो GS 1, 2, 3, 4, 5 प्लस हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक वैकल्पिक विषय के लिए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज, मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये जो लेक्चर्स हैं तो लेक्चर्स का अगर PDF आपको चाहिए हो तो सेम चैनल के नाम से आदिशक्ति एकेडमी UPSC करके सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर, जिस दिन लेक्चर आएगा उसके 24 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगा। तो सो प्लीज़, अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए और प्लस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।